हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आज हम एक न्यू फैमिली पढ़ने वाले हैं, फैमिली आर्किडेसी। जैसा कि आपको पता है, बीएससी सेकेंड ईयर चल रहा था हमारा बॉटनी। थर्ड सेमेस्टर में फोर्थ यूनिट चल रही थी, ठीक। बॉटनी में यूनिट 4 हम पढ़ रहे थे। यूनिट 4, ठीक। इसमें कई सारी फैमिली हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। आज हम एक इम्पोर्टेंट फैमिली पढ़ने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए, अब तक की सबसे लार्ज फैमिली यही है। अभी तक हम जो पढ़े हैं तो उसमें कितने जेनरा होते थे। किसी में 100 जेनरा है, 120, 150, 200 जेनरा। स्पीसीज 2000, 4000, मैक्सिमम 7, 7500 तक। आर्किडेसी एक ऐसी फैमिली है जिसमें 1000 जेनरा है और लगभग 25 से 30,000 स्पीसीज है, ठीक। और जो मेन कैरेक्टर इसका है, इसके जो फ्लावर्स हैं आर्किडेसी फैमिली के, आर्किड्स प्लांट जो होते हैं, फ्लावर्स में वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट फैमिली, अगेन मोनोकोट की इम्पोर्टेंट फैमिली है, ठीक। तो ये फैमिली जो है वो है मोनोकोट। मोनोकोट। मोनोकोट मतलब मोनोकोटिलिडन्स, ठीक। ज़्यादातर अभी तक हम डाइकोटिलिडन्स की फैमिली पढ़े हैं। तो फोर्थ जो यूनिट है इसमें कई सारी फैमिली पढ़े हैं। ये सिक्स्थ लेक्चर है आज का। 5 फैमिली इससे पहले हो चुकी हैं इसमें। आज हम पढ़ेंगे ऑर्किडेसी। ऑर्किडेसियाई, ठीक, जिसको ऑर्किडेसी बोलते हैं। इसमें आर्किड प्लांट आता है। ये हैशटैग 06 नंबर लेक्चर है। लेक्चर कौन सा है? 6 वाला। तो देख, कुछ जो इसके बेसिक पॉइंट हैं इस फैमिली के, उसको पहले समझ लेते हैं। फिर स्टेप बाय स्टेप आगे हम वेजिटेटिव कैरेक्टर, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वगैरह सब कुछ समझेंगे, ठीक। फैमिली आर्किडेसी जो है, the orchids are plants that belong to the family Orchidaceae, a diverse and widespread group of flowering plants with blooms of that often colorful and fragrant। कहने का मतलब आपको पता ही है, चाहे मोनोकोट्स हो या डाइकोट्स, सभी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। एंजियोस्पर्म है भाई, एंजियोस्पर्म के ही अंतर्गत तो दोनों क्लास आते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट के लक्षण क्या होते हैं? मोनोकोट में समांतर सिरा विन्यास देखने को मिलता है। इसमें रेटिकुलेट वेनेशन नहीं दिखता है, पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। मोनोकोट के भी कुछ लक्षण होते हैं ना। यहाँ पे देखा है ये, देखो मोनोकोट्स। मोनोकोट्स जो हैं, इनमें क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेशन की जगह पे पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। पैरेलल वेनेशन मतलब समांतर सिरा विन्यास। समांतर सिरा विन्यास कहने का मतलब, जो लीफ होगी, लीव्स, इसमें इस तरीके का सिरा विन्यास आपको देखने को मिलेगा, ठीक। और जो रेटिकुलेट सिरा विन्यास होता था, रेटिकुलेट वेनेशन, उसमें इस तरीके से ऐसे ऐसे आपको जालिकाएं नजर आती थी, ठीक। ऐसे निकलता था, फिर उसमें जालिकाएं होती थी। तो ये अंतर होता है। इसके अलावा जो सीड होते हैं इनके, सीड की बात करें मोनोकोट और डाइकोट की, तो मोनोकोट के जो सीड हैं, इसमें वन कोटिलिडन होता है, एक ही कोटिलिडन प्रेजेंट होता है। इसीलिए इसको मोनोकोट बोलते हैं ना। मोनो मीन्स वन, तो वन कोटिलिडन होगा। इसमें जो रूट सिस्टम होता है ना, रूट सिस्टम वो कैसा होगा? रेयरली टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। इसमें फाइबरस रूट होंगी, फाइबरस रूट देखने को मिलेंगे, ठीक। मतलब रेशेदार जड़ें, मूल। इसके अलावा आपको एडवेंटिशियस एडवेंटिशियस रूट्स देखने को मिलेंगे, ठीक। रेयरली रेयरली टैप रूट सिस्टम, ठीक। टैप रूट सिस्टम। तो ये सभी अंतर होते हैं मोनोकोट और डाइकोट में, ठीक, जो कि आपको बेसिक चीजें पता ही होनी चाहिए। तो ये मोनोकोट की फैमिली है, ऑर्किडेसी, जिसमें ऑर्किड्स प्लांट आते हैं।
इसमें फ्लावर्स का जो कलर होता है, फ्लावर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। अलग अलग प्रकार के, कई सारे प्रकार के, हजारों टाइप के फ्लावर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। द आर्किडेसी इज करेंटली प्लेस्ड इन द ऑर्डर एस्पेरेगेल्स बाय द एपीजी थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 2009। सन 2009 में जो एपीजी सिस्टम आया था थर्ड, 2016 में फोर्थ वाला भी आया है जिसमें इनके जो है चेंज किए गए हैं प्लेस। लेकिन ये जो ऑर्किडेसी फैमिली है वो एपीजी सिस्टम, एपीजी आप जानते ही हो, एंजियोस्पर्मिक जो ये फाइलोजेनिक ग्रुपिंग की गई थी, उसी को बोलते हैं एपीजी थर्ड सिस्टम, जो 2009 के अकॉर्डिंग चल रहा था। उसमें एस्पेरेगेस एक ऑर्डर है, ठीक, उसी में आती है फैमिली ऑर्किडेसी। समझ में आई इतनी बात? द फैमिली आर रिकॉग्नाइज, ठीक। तो एपीजी थर्ड सिस्टम के ऑर्डर एस्पेरेगेल्स में रखी गई है। ऑर्डर क्या है? एस्पेरेगेल्स, इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। अब हम बात करते हैं इसके सिस्टेमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन की, ठीक। सिस्टेमेटिक पोजीशन, ठीक, वर्गीकरण इसका। देखो ये फैमिली बड़ी है, इसमें लगभग 25 से 30,000, 28-30,000 स्पीसीज रखी गई हैं। इसलिए इस फैमिली में 5 सब फैमिली भी बनाई गई, ठीक है, ताकि सब फैमिलियों में 3-3, 4-4 हजार स्पीसीजों को अलग अलग सेपरेट करके रखा जाए ताकि पढ़ने में आसानी हो। अब देखो, जब एक ही फैमिली में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, और फैमिली आर्किडेसी के अंदर बहुत टाइप के फ्लावर्स हैं, ठीक, फ्लावर में वेरिएशन है, तो उसी के आधार पे, और प्लांटों का जो हैबिटेट है, देखोगे अभी इसमें कुछ एपिफिटिक प्लांट मिलेंगे, जो ऐसे आर्किड प्लांट जो दूसरे प्लांटों के ऊपर उग जाते हैं। तो इन सब के कैटेगराइजेशन और कर दी गई है, फैमिली के अंदर भी डिवीजन किए गए हैं। सब फैमिली में 5 सब फैमिली बनाई गई, जिसमें जैसे कि जो पेड़ों के ऊपर उगने वाले पौधे हैं उनको अलग एक सब फैमिली में रख दिया गया, जिसमें बंच ऑफ फ्लावर आते हैं, फ्लावर एक बंच में, क्लस्टर में उगते हैं, उनको दूसरी सब फैमिली में रख दिया गया। तो बहुत ज़्यादा स्पीसीज वेरिएशन होने के कारण इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा टाइप होने के, एक ही फैमिली के अंदर वेरिएशन काफ़ी था, इसीलिए 5 सब फैमिली इसमें बनाई गई। किंगडम इसका प्लांटी है। डिवीजन फेनेरोगेम्स है, सब डिवीजन है एंजियोस्पर्म। क्लास मोनोकोटिलिडन्स है या मोनोकोट्स जिसको बोलते हो आप। ऑर्डर है इसका एस्पेरेगेल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, पूछ लिया जाता है ऑर्डर कभी कभी। और फैमिली ऑर्किडेसी हम पढ़ ही रहे हैं। सब फैमिली 5 यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, आप चाहो तो इनको याद कर सकते हो, ठीक। इंपॉर्टेंट है, लिखना तो पड़ेगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना रहेगा। एपोस्टेसियोइडी, सिप्रीपेडियोइडी, एपीडेंड्रॉइडी, ऑर्किडियोइडी और वैली वैनिलॉइडी। तो ये 5 सब फैमिली हैं। सब फैमिली को डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है, बस नाम याद कर लेने हैं आपको, उतने से ही काम चल जाएगा। बस इतना आपको याद रहना चाहिए कि ये फैमिली बड़ी है, ऑर्किडेसी, जिसको 5 फर्दर सब फैमिलियों में डिवाइड किया गया है, ठीक। व्हाट आर आर्किड्स? क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको कि आर्किड्स होते क्या है, पहले इसको हम समझते हैं। द फैमिली आर्किडेसी इज वन ऑफ द 3 लार्जेस्ट फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब इतनी देर से जो हम बातें किए उससे ये तो आपको पता है, चल ही गया होगा कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म, उनमें से जो सबसे बड़ी फैमिली है उनमें से एक है कौन? आर्किडेसी। तो 2 फैमिली बहुत ही बड़ी बड़ी आपकी है। सेकंड लार्जेस्ट फैमिली है, यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द 3 लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये सेकंड लार्जेस्ट फैमिली होती है। और फर्स्ट सबसे बड़ी फैमिली कौन सी है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। सेकंड पॉइंट, आर्किड्स आर मोनोकोट, मतलब ये एक बीज पत्री होते हैं, एक बीज पत्री पौधे हैं। दे एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ डाइवर्सिटी इन फॉर्म, मतलब इनके रूपों में बड़ी विभिन्नता मिलती है, बड़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक, बहुत ज़्यादा विविधता है। इनके साइज में विविधता है। कलर एंड टेक्सचर ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर के कलर में अभी देखोगे ब्लू ऑर्किड आते हैं, रेड ऑर्किड हैं, ग्रीन ऑर्किड, अलग अलग फ्लावर, बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं। अभी तक में जितने भी आप फैमिली पढ़े उन सब में से सबसे ज़्यादा सुंदर फ्लावर जो है
वो आपको आर्किड प्लांटों के होते हैं। ठीक, आपको पता है आर्किड प्लांट के जो फ्लावर्स हैं बहुत महंगे महंगे बिकते भी हैं। फ्लावर्स बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ ह्यूमन माइंड, समझ रहे हो। तो ये इसमें भाई बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स रखे आते हैं। दे आर ऑफ immense horticultural importance and play a very useful role to balance the forest ecosystem। ठीक, ये कौशिक साइंटिस्ट ने सन 1983 में इनकी थियरी के अकॉर्डिंग है कि ये जो है फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम है उसको भी बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हद तक काम में आते हैं। आपको पता है कोई भी छोटी से छोटी स्पीसीज या बड़ी से बड़ी स्पीसीज इकोसिस्टम में हर किसी की भूमिका अलग ही नेक्स्ट ही लेवल की होती है, क्योंकि बिना किसी एक स्पीसीज के दिक्कत हो सकती है, भले ही वो बहुत छोटी स्पीसीज हो, प्लांट हो या बड़ा हो, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। भाई इकोसिस्टम में होनी सभी चीजें चाहिए, वरना इकोसिस्टम की जो श्रृंखला है वो टूटेगी तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक, तो सभी स्पीसीज का अपना अलग ही योगदान होता है इकोसिस्टम में। मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली ऑर्किडेसी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रॉबर्ट एल ड्रेसलर सन 1989 आर एज फॉलोज। मोस्ट आर्किड्स हैव ओनली वन स्टेमेंस। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की हम बात कर रहे हैं। एक एक नंबर के यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं और शॉर्ट नोट में सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक ही कभी कभी पूछ लिए जाते हैं आर्किड प्लांट के, और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो सब कुछ लिखना ही रहेगा। तो ये एक एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट मैंने लिखे हैं सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, मोस्ट आर्किड्स हैव ओनली वन स्टेमेन। Stamens and pistil are partly or completely united, which is called gynoistemium और कॉलम। तो इसमें कॉलम वर्ड, जनरली कॉलम वर्ड देखने को मिलेगा। एक कॉलम होगा ना जो फूल के पुष्प के फ्लावर के एकदम सेंटर में प्रेजेंट होगा। ठीक है भाई, स्टेमेंस भी तो सेंटर में होते हैं। अभी हम फ्लावर को ये दिखाएंगे, उसमें आपको दिखाएंगे कि कॉलम होता है। तो ये जो कॉलम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फैमिली का। ठीक, इस तरीके का कॉलम अभी आप कहीं नहीं पढ़े थे। जो स्टेमेंस हैं और पिस्टिल पार्सली या कंप्लीटली जुड़ जाते हैं आपस में, कॉलम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक, द median petal opposite to the fertile stamen is often greatly modified and called the labellum और लिप, जिसको क्या बोलोगे आप, लिप बोलते हैं। A modified stigma called a rostellum play a role in transfer of pollen। मतलब स्टिग्मा जो है, इसमें स्टिग्मा एक देखने को मिलेगा। स्टिग्मा जो होगा इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, जिसको हम बोल देते हैं रोस्टेलम। और ये पोलन ट्रांसफर, जो परागकण, जब पोलिनेशन होगा, पोलिनेशन के टाइम पे पराग कणों के पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर के लिए ये जिम्मेदार होता है। ठीक, पोलन ग्रेन्स आर इन मैसेज मासेस कॉल्ड पोलिनिया। ठीक, तो पोलन ग्रेन पोलिनिया बनाते हैं इसमें, जैसे कि एस्केलेपिडेसी फैमिली में कुछ इस तरीके का आपको हम दिखाए थे एक स्ट्रक्चर। ठीक है, पोलिनिया फॉर्म हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ भी पोलन ग्रेन्स जो हैं उनको पोलिनिया बनाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका। ठीक, चलिए भाई आगे चलते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे फ्लावर है। देखिए ये अपोजिट पेटल्स, ये एक पेटल्स देखो यहाँ पे किस तरीके का, इस ये साइज में रिड्यूस हो गया है और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन है। ये देखिए पेटल कैसा है, एक दो, और तीसरा पेटल किस तरीके से, ये अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं। ये सेपल्स हैं, एक दो तीन सेपल्स, और पेटल जो है वो थर्ड वाला ये जो अपोजिट है ना, ये देखिए ये इसमें रिडक्शन हो गया, थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, मॉडिफाई हो गया है। स्टिग्मेटिक सरफेस यहाँ पे दिख रहा है, ये बीच में कॉलम होता है। ठीक, यहाँ पे ये कॉलम होता है। एंथर कैप है यहीं पे, तो ये स्टेमन सेंटर में ही होता है। स्टेमन जो है आपस में यूनाइटेड हो जाते हैं, या पार्शियली भी हो सकता है, आंशिक रूप से, या कंप्लीटली पूर्णतया हो सकता है। तो वो बनाते हैं कॉलम, और यहाँ पे ये आपका जो पेटल्स है ये मॉडिफाई होके लिप बनाता है। ठीक, इस स्ट्रक्चर को लिप बोलते हैं। देखो ये
बाकी पीटल से छोटा लग रहा है। अभी तुमको हम और ज़्यादा अच्छे से किसी फ्लावर में दिखाएंगे, ठीक। चलिए अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। अब इसमें जो है कई टाइप के प्लांट है, इनका टाइप याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्किड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू बेसिक ग्रोथ टाइप्स। ग्रोथ के अकॉर्डिंग इनको दो टाइप में बांटा गया है। पहला है मोनोपोडियल और सेकंड आता है इसमें सिम्पोडियल। मोनोपोडियल मतलब वन फुटेड, हैव अ मैन स्टेम व्हिच कंटाइज टू ग्रो ईयर आफ्टर। इसके एग्जाम्पल जैसे कि फेलिन नोप्सिस, रिननथेरा और वांडा एक्सेट्रा। सेकंड आता है सिम्पोडियल। सिम्पोडियल द प्लांट प्रोड्यूसेस अ सीरीज ऑफ एडजेसेंट शूट्स। कहने का मतलब ये जो मोनोपोडियल होता है, मोनो मीन्स एक ही होता है ना, मोनोपोडियल में सिर्फ सिंगल स्टेम होता है। और इसमें देखो द प्लांट प्रोड्यूसेस अ सीरीज ऑफ एडजेसेंट शूट्स which grow to a certain size, bloom, then stop growing to be replaced by the next growth। ठीक है, तो अलग अलग सूट किसको कहते हैं भाई? रूट और सूट जानते हो ना आप? पृथ्वी के नीचे जो मिट्टी के नीचे है उसको रूट बोलते हैं, ऊपर जो स्टेम होता है उसको सूट बोलते हैं। तो मोनोपोडियल में सिर्फ सिंगल स्टेम होता है, सिम्पोडियल में अलग अलग टाइप के सूट यहाँ पे है। ठीक है, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे साइज में, इस तरीके से कई सारे निकलते हैं तो उनको सिम्पोडियल में रखा गया है। ठीक, जैसे कटेलिया हो गया और सिम्बाइडियम, तो ये अलग अलग स्पीसीज हैं सिम्पोडियल और मोनोपोडियल में, इस तरीके से डिवाइड किया गया है। अगेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये भी याद रखना है आपको। आर्किड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स अकॉर्डिंग टू ग्रोइंग कंडीशन, मतलब कहाँ वो उग रहे हैं उसके आधार पर हम चार जगह इनको बांटते हैं। ठीक है, फर्स्ट है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स जैसे कि एयर प्लांट्स विच ग्रो ऑन ट्रीज, मतलब वायवीय पौधे हैं ये एपीफाइट्स। एपीफाइट्स मतलब जो दूसरे प्लांटों के ऊपर, जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। सेकंड है लिथोफाइट्स, द रॉक ग्रोवर्स क्लिंग टू द सरफेसेस ऑफ रॉक, मतलब चट्टानों के ऊपर, रॉक के ऊपर उगने वाले जो प्लांट होते हैं। थर्ड है सेप्रोफाइट्स, दोज दैट ग्रो इन मल्च ऑफ्टन ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, तो इनको हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। और फोर्थ जो कॉमन होते हैं सभी प्लांट टेरेस्ट्रियल, ठीक, स्थलीय, विच एंकर देंसलेव इन सॉइल और सैंड। ठीक, तो मैक्सिमम तो टेरेस्ट्रियल ही प्लांट है भाई, टेरेस्ट्रियल ही तो होते हैं, स्थलीय होते हैं, सॉइल पे ही उगते हैं। और ये इसमें अलग अलग वेराइटी देखने को मिलती है जो कि इसका स्पेसिफिक फीचर है। द मोस्ट आर्किड्स आर इपीफाइट्स, ज्यादातर आर्किड्स जो होते हैं उस दूसरे प्लांटों पे आपको दिखेंगे। ठीक है, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, पेड़ होते हैं, बड़े पेड़, पौधे नहीं छोटे, बड़े पेड़ होते हैं उनके ऊपर आर्किड्स ग्रो कर जाते हैं। ठीक, आर्किड एक पौधा है छोटा, और बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर ये आर्किड के पौधे उग जाते हैं। दे कैन बी ग्रो इन ट्री, ट्री बार्क, ट्री बार्क मतलब जो छाल होती है पौधों के ऊपर की, उस पे ग्रो कर जाते हैं। क्रम्बलेड चारकोल पेबल्स और ऑन वुडन और कॉर्क प्लैक्स। ठीक, तो ये कुछ प्लेसेस हैं जहां पे ये इपिफाइट के रूप में जम जाते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स आपको ऑर्किड के दिख रहे होंगे। ठीक, तो अलग अलग कलर के बड़े ही सुंदर सुंदर इस तरीके से ये ग्रो करते हैं। अब देखिए ये सिम्पोडियल है या मोनोपोडियल है, आप देख रहे हो, देखो जड़ एकदम बिल्कुल नीचे नहीं दिख रही है, फिर भी आप कोशिश करोगे तो चीजें समझ में आएंगी। देखो ये कि ये सूट है, एक दूसरा सूट है। ठीक, अलग अलग सूट है, ये स्टेम है, रेड से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये कि ये सूट है, एक ये है और ये कि ये है। अब ये भी सभी सूट एक ही प्लांट के रूट से निकले हुए हैं, एक ही बेस सेम है। ठीक, अलग अलग लेंथ के जाएंगे, तो ये किस टाइप का होगा? ये सिम्पोडियल होगा। कैसा होगा? सिम्पोडियल। ऐसा प्लांट जिसमें सिर्फ एक ही स्टेम निकलेगा ऊपर तो ग्रो करता हुआ जाएगा, उसको हम मोनोपोडियल बोलेंगे। ठीक, तो ये बहुत सारी इसमें वैरायटी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए आप, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए
इसको समझिए अच्छे से। देखो ये भी सिम्पोडियल का ही एग्जाम्पल है। यहाँ देखो ये एक बहुत बड़ी गई है, ये एक छोटी शाखा है। ठीक, दोनों सूट अलग अलग है, तो ये भी सिम्पोडियल है आपका। ठीक, देखिए ये यहाँ पे ग्रो किया हुआ है। ये देखिए बीच में यहाँ पे कॉलम आपको दिख रहा है, ये सेपल है इसके, और इसके ये है पेटल। ये क्या है, सेपल, और ये है पेटल। अब ये देखिए ये पेटल देखो मॉडिफाइड हो गया है, इसको बोलते हैं लिप। क्या बोलते हैं, लिप बोलते हैं। और ये यहाँ पे आपका कॉलम है, कॉलम। ठीक, यम है यहाँ पे। तो इस तरीके से इसमें ये जो चीज़ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी इस पे पूछे जाते हैं। देखो कितनी सारी वैरायटी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है फ्लावर्स की। ठीक है, ये चीज़ सब में आपको देखने को मिलेगी कि एक इसमें मॉडिफाइड होगा। ठीक, जो पेटल्स है वो अलग प्रकार का होगा, बाकी फ्लावर से अलग टाइप का होगा। ठीक, सब में निकला होगा इस तरीके से। और दिखाते हैं आपको फ्लावर्स। देखो अमेजिंग वेराइटीज ऑफ आर्किड फ्लावर्स। देखिए कितनी सारी वैरायटीज में आपको दिख रही हैं, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हैं। ठीक, तो फ्लावर के बेस पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन इसमें देखने को मिलेगा। ये देखो टाइप्स ऑफ आर्किड्स, ये एपीफाइट्स है। कैसे, कौन सा प्लांट है, एपीफाइट्स। एपीफाइट्स जो दूसरे प्लांटों के ऊपर। अब देखो ये एक बड़ा प्लांट है जिसकी शाखाएं दो हैं, अब इसके ऊपर देखो ये उग गए हैं, है ना। ये कितना अच्छा बनाया गया है सिस्टम आपके समझने के लिए। ठीक, डेंड्रोबियम, एपीडेंड्रोबियम, ये सब प्लांटों के नेम है। ठीक, मेस्डेवेलिया, कैटेसिटम, तो ये अलग अलग प्लांट हैं जो कि दूसरे बड़े ट्री के ऊपर पौधे ये उग जाते हैं आर्किड्स के। अब ये देखिए इसके ब्लू कलर के जो फ्लावर्स होते हैं कितने सुंदर होते हैं। अब ये बहुत ही महंगे बिकते हैं। ठीक, ये फ्लावर्स जो हैं आर्किड के, ये बहुत महंगे महंगे बिकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा होगा आपको, लग रहा है कि ये प्राकृतिक है ही नहीं, आपको लग रहा होगा एक कपड़े का बनाया हुआ, ठीक, रेशों का, लेकिन ये नेचुरल है। ये ब्लू आर्किड है। ठीक है, बहुत महंगे महंगे ये रेड आर्किड, ब्लू आर्किड, ठीक है, वायलेट, अलग अलग कलर के होते हैं, खूब महंगे महंगे बिकते हैं। ठीक, ठीक, तो ये सब वेराइटी है इसमें पुष्पों की। देखिए कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, है ना। कई सारी स्लाइडें हैं, सभी आपको दिखा देता हूँ। फिर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की और जो इसका फ्लोरिंग फार्मूला वगैरह होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं। ये एक लाइन में इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, फ्लोरल फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो है आपका फ्लोरल फार्मूला। ठीक, आइए हाइब्रिड की तो अभी हम बात किए थे। हाइब्रिड कैसा होता है, ज़्यादातर हर्ब है ये। ठीक है, टेरेस्ट्रियल होते हैं, ऑप्टन इफिफिटिक और सकुलेंस हो सकते हैं, सकुलेंट। ठीक, तो टेरेस्ट्रियल मैक्सिमम प्लांट टेरेस्ट्रियल नहीं होते हैं इसमें। सभी फैमिलियों में ज़्यादातर भाई टेरेस्ट्रियल ही होते हैं, सॉइल पे ग्रो करते हैं। ये एक ऐसी फैमिली है जिसमें मैक्सिमम प्लांट आपको इपिफिटिक नेचर के मिलेंगे। ठीक, सेपरोफिटिक भी होंगे कुछ। ज़्यादातर हर्ब होते हैं, मतलब शाकीय पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, बहुत बड़े ट्री नहीं है, दूसरे बड़े ट्री के ऊपर ये उगते हैं। ठीक, स्टेम्स ऑफ्टन modified modified into फ्लैशी स्यूडो बल्ब और एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। लीव्स अल्टरनेट होती हैं और आल बेसल, बेसल समझ रहे हो, मतलब नीचे से निकलती हैं बेस से। अपोजिट और होल्ड होती है, होल्ड कहने का मतलब होल में प्रेजेंट होती है। ठीक, पूरा एक राउंड बनाए हुए होती हैं, अपोजिट होती हैं। अल्टरनेट अपोजिट याद रखना है। कंपाउंड लीफ नहीं होती है इसमें, सिंपल लीफ होती है। कैसी होती है, सिंपल लीफ, लीफ बेसिस विद डिस्टिंग डिस्टिंक्टिव डिस्टिंक्टिव क्लोज्ड। कहने का मतलब लीफ बेस इसमें होगा, मतलब लीफ बेस जो स्टिप्यूल होता है आपका, उसके नीचे लीफ बेस भी एक प्रेजेंट होता है। सीथ सराउंडिंग स्टेम। ठीक, सीथ
मतलब जो स्टेम होता है उसके ऊपर एक सीथ भी चढ़ा होता है, जिसको छाल भी आप बोल सकते हो, लेकिन वो छाल जो होती है बार्क, वो थोड़ा ज्यादा कठोर होता है, लेकिन ये जो सीथ है ये थोड़ा फ्लैशी होता है। और पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, जो आज की लेक्चर में स्टार्टिंग में ही हमने बताया था, समांतर शिरा विन्यास मिलेगा। कैसा मिलेगा? समांतर शिरा विन्यास। क्यों? क्योंकि भाई ये मोनोकोट्स है। मोनोकोट्स का ये कैरेक्टर ही होता है कि इसमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है लीफ में। हम बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस, स्पाइक, रेसिमोस, पेनिकल्स और फ्लावर्स सोलिटरी। तो इन्फ्लोरेसेंस कई टाइप का, इसमें 3-4 टाइप का मिलता है, क्योंकि फ्लावर्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। स्पेशल फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लावर्स हाईली जाइगोमॉर्फिक, तो ज्यादातर फ्लावर्स जाइगोमॉर्फिक होंगे। फ्लावर इज टर्न्ड अपसाइड डाउन एज इट डेवलप्स, सो द लेबेलम इज ऑन द बॉटम। तो लेबेलम क्या होता है अभी हमने आपको बताया था। कैलिक्स में 3 सेपल्स होंगे, डिस्टिंक्ट और कोनेट आफ्टन पेटलवाइड। ठीक, तो मतलब पेटल और सेपल्स इस तरीके से अरेंज होते हैं। अभी आपको मैंने दिखाया था 3 सेपल होते हैं, 3 पेटल होते हैं। बात यह है बस लेबेलम का फॉर्मेशन पेटल करते हैं। जो कोरोला है इसमें 3 पेटल्स होंगे, 2 तो समान साइज के होंगे, एक अलग साइज का होता है। ठीक, जिसको लिप या हम लेबेलम बोलते हैं। ठीक, तो कोरोला 3 में 3 पेटल्स होंगे, डिस्टिंक्ट और कोनेट होंगे, विद द थर्ड पेटल लिप और लेबेलम जिसको बोलते हैं, यूजुअली 11 इन सम वे। एंड्रोसियम जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, 1 और 2 स्टेमेंस होते हैं, मैक्सिमम एक ही देखने को मिलेगा, कभी कभार 2 और 3 भी हो सकते हैं, बहुत ही रेयरली। टू स्टिग्मा एंड स्टाइल फॉर्मिंग अ कॉलम, तो इसमें जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा भाई अनोखा टाइप का होता है, इसमें कॉलम का फॉर्मेशन करता है। एंथर्स विद पोलिनिया, तो एंथर जो है उसमें पोलिनिया का फॉर्मेशन होगा। एंथर जानते हो ना, एंथर जिस भाई पोलन ग्रेन्स तो अच्छे से पढ़े हो ना, रिप्रोडक्शन वाले में पढ़े होगे, बोटनी का जो प्लांट रिप्रोडक्शन उसमें अच्छे से पढ़े होगे एंथर वगैरह। पोलिनिया कवर्ड बाई कैप लाइक रोस्टेलम। ठीक, तो ये स्पेसिफिक फीचर है इस फैमिली के फ्लावर्स के, जो कि आपको याद रखना है। गाइनोसियम में 3 कार्पेल्स होंगे। ठीक, ट्राई कार्पिलरी भी बोलते हैं जिसको, कोर्नेट इन्फेरियर विद 1 लोक्यूल। कैसी होगी? इन्फेरियर होगी, मतलब यहाँ हाइपोगाइनस नहीं आपको देखने को मिलेगा, इपिगाइनस टाइप की ओवरी होगी। ओवरी कैसी होगी? इपिगाइनस, और इंफेरियर होगी, सुपीरियर नॉट सुपीरियर। विद 1 लोक्यूल, मतलब एक लोक्यूल होगा। ओवरी जो होगी सिंगल लोक्यूल फॉर्म करेगी, उसमें कोई पार्टीशन इस तरीके का देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, अलग अलग लोक्यूल नहीं होंगे, एक ही लोक्यूल होगा। ये इतनी बात समझ में आई ओवरी में। इन्फीरियर कहने का मतलब कि बाकी जो पार्ट होंगे फ्लावर्स के, ठीक है, वो यहाँ से गिरे उगेंगे। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला और स्टेमन वगैरह सब यहाँ से निकलेंगे। ये इसका बेस जो है सबसे नीचे होगा। विद मैनी मैनी एक्सट्रीमली टाइनी पार्शियल ओव्यूल्स। ठीक, तो इसमें भाई ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें जो है बहुत छोटे छोटे ओब्यूल्स होते हैं, रेयरली 3 लोक्यूल्स एंड मैनी एक्सट्रीमली टेनी एक्साइल ओव्यूल्स। स्टाइल फर्स्ट एक होगी और मैसिव होगी, मैसिव इन नेचर। टू एंड्रोसियम फॉर्मिंग कॉलम। ठीक है, स्टिग्मेटिक सरफेस वेरियसली पोजीशन। स्टिग्मेटिक सरफेस अभी दिखाए थे, जो वो कॉलम था आपका उसी के साइड में होता है। ठीक, फ्रूट कैसे होते हैं? फ्रूट्स जनरली कैप्सूल हैं, विद बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, साइज इनका जो है, फ्रूट और सीड का जो साइज होता है 0.001 माइक्रोमीटर में होता है। इतने इतने छोटे भी सीड इसके हो सकते हैं। नॉन इंडोस्पर्मस सीड होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन इंडोस्पर्मस, मतलब अभ्रूण पोषी होते हैं, अभ्रूण पोषी होते हैं। फ्लोरल फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, कैलिक्स कोरोला 3-3 है इसमें, कैलिक्स और कोरोला 3-3 होते हैं। एंड्रोसियम
एक से लेकर 2 हो सकते हैं। गायनोसियम जनरली एक ही होता है, कभी कभी 3 लोक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसका फ्लोरल फार्मूला डिजाइन किया गया। वैसे तो इसमें सब फैमिली भी आती है 5, तो उनमें भी वेरिएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए एक और आपको यहाँ पे प्लांट दिख रहा है ना। अब एक ही प्लांट में अलग अलग साइज के शूट्स इसमें निकले हुए हैं। ठीक, देखो कितना अच्छा इसमें फ्लावर आपको दिख रहा है। ये देखो जियोग्राफिकल रीजन्स कुछ दिखाए गए जहाँ पे आपको ये समझ सकते हो कि कहाँ पे इसकी स्पीसीज ज़्यादा मिलती है। जो पार्ट आपको ग्रीन कलर से दिखाया गया है वहाँ वहाँ आपको इसकी देखने को मिलती हैं स्पीसीज। सबसे ज़्यादा एशिया में ही मिलती हैं, उसके बाद में अमेरिका में भी स्पीसीज हैं काफ़ी, फिर अफ्रीका है, बाकी भी हैं ऐसे जगह है जहाँ पाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम आपको एशिया और अमेरिका में ही इसकी स्पीसीज देखने को मिलती है। चलिए अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, इनके यूज क्या होते हैं। आर्किड्स एंड इट्स यूजेस, या इसी को आप बोलते हो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होता है इसका। आर्किड्स एज मेडिसिन, तो इसके इम्पोर्टेंस बहुत सारे हैं, हर फील्ड में इम्पोर्टेंस होता है। इन चाइना डेंड्रोबियम, डेंड्रोबियम एक एपिफिटिक स्पीसीज है, इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ टॉनिक। ठीक, तो टॉनिक के जैसे इसको यूज करते हैं। एस्ट्रिंग एस्ट्रिंजेंट एस्ट्रिंजेंट एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक जानते हो ना, जो पेन किलर होती है एनाल्जेसिक, एंड एंटी इन्फ्लामेटरी सबस्टांसेस। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर, पेन किलर जो यूज करते हो आप, दर्दनाशक, दर्दनाशक मेडिसिन, उसके जैसे इसको यूज किया जाता है। मतलब अलग अलग कंसंट्रेशन में अगर यूज करोगे तो अलग अलग प्रकार के फायदे आपको देगा। समझ में आया। एक ही चीज, एक ही चीज जैसे कि आप जानते हो कि, एक एग्जांपल देने जा रहा था मैं आपको। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मेडिसिन से जिनके अलग अलग कंसंट्रेशन से उनका जो काम करने का सिस्टम होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक, जैसे आप हार्पिक देखते हो ना, हार्पिक एल्कोहल है, या इसके अलावा बहुत सारी चीजें जैसे कि सफाई में आप जो यूज करते हो, तो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग इन चीज़ों का सिस्टम होता है कि आप अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन ले लोगे तो उसको वो काम दूसरे तरीके से करने लगेगा। ठीक, तो वही एक ही चीज़ दर्दनाशक के जैसे भी यूज होती है, वही चीज़ एंटी इन्फ्लामेटरी के जैसे भी कुछ और एडिशनल चीज़ें भी मिक्स की जाती है और कंसंट्रेशन में भी चेंज किया जाता है। ठीक, इस तरीके से अलग अलग काम कर पाते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी कहने का मतलब, कभी कभी देखते नहीं सूज जाती हैं चीज़ें। ठीक है, कहीं चोट वगैरह लग गई तो सूज गया, तो वहाँ भी आराम दे देता है। इन इंडिया, इन द प्रिपरेशन ऑफ च्यवनप्राश, जो च्यवनप्राश है आपका, 4 आर्किड्स इज यूज्ड, मतलब च्यवनप्राश में 4 आर्किड यूज किए जाते हैं। आर्किड प्लांट, ठीक, 4 टाइप के ऐसे प्लांट हैं। अराउंड द वर्ल्ड इट इज यूज्ड टू केयर रोमेटिज्म, रोमेटिज्म एक बीमारी है, आप जानते हो। रोमेटिज्म में इसका यूज किया जाता है। मलेरिया में भी यूज किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस जो कि टीबी है, कट्स हो गए, कोन्स एंड बर्न इंजरीज, अस्थमा, नेट सेवरल अदर एलिमेंट्स। तो इसके मेडिसिन के रूप में यूजेज बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको यूज किया जाता है। आर्किड्स एज स्पाइस, फ्लावरिंग एजेंट एंड फूड। ठीक, तो बहुत सारे हैं जो उनको मसाले के रूप में और फ्लेवरिंग एजेंट के रूप यूज किया जाता है। द यूज ऑफ वेनिला, जो कि वेनिलिन नाम से मार्केट में मिलता है। ठीक, ये मार्केट नाम है। वेनिला जो है वेनिलिन नाम से मिल जाता है।
extracted from the pods of vanilla planifolia is used as a flavoring agent in chocolates and ice creams। जो आप चॉकलेट खाते हो, कई सारी चॉकलेट में फ्लावरिंग, जो फ्लावर्स होते हैं ना उसमें इसी से डेवलप किए, इनको मिक्स मिक्स किया जाता है तो अच्छे अच्छे फ्लेवर उसमें आ जाते हैं। अलग से फ्लेवर के पैकेट्स भी आते हैं ना बने बनाए, जिसको आप यूज करते हो घरों में भी चीज़ों को बनाने में, खाने वाली चीज़ों में यूज किए जाते हैं। द पॉपुलर बेवरेज कॉल्ड फार्म, फहाम जिसको बोलते हैं, मेडागास्कर टी ऑन द आइसलैंड्स ऑफ मेडागास्कर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ऑर्किड जुमेलिया फ्रेगरेंस। तो भाई ऑर्किड के यूज बहुत ही ज़्यादा है इन नॉर्थ अमेरिका, यन अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका। बल्ब्स एंड ट्यूबर्स ऑफ ऑर्किड स्पीसीज वेयर कंज्यूम्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन हो जाता है प्लांटों में, बल्ब और ट्यूबर में, ऑर्किड स्पीसीज में, उसको फूड के जैसे भी यूज किया जाता है अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। प्लांटों की जो डाइवर्सिटी हो अमेरिका में हाईएस्ट है, ये आप लोग जानते हो ना, अमेरिका में भी प्लांटों की डाइवर्सिटी बहुत ही हाई है। अमेजान जंगल जो है वहीं पे है, अमेजान फॉरेस्ट, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है, सबसे ज़्यादा पूरी पृथ्वी पे, अर्थ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी अमेजान फॉरेस्ट जो है वहीं उसी में होती है। इसीलिए जो ये आपका ऐप चलता है अमेजॉन, इसका मतलब यही है, वैरायटी। समझ रहे हो, हर कुछ मिलेगा आपको। ये अमेजॉन जो, फ्लिपकार्ट अमेजॉन जानते हो ना, अमेजॉन जहाँ से आप ऑर्डर करते हो, उसका नाम इसीलिए अमेजॉन रखा गया है क्योंकि वहाँ पे वैरायटी ऑफ चीज़ें अवेलेबल है। कुछ भी आप सर्च करोगे सब कुछ वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो। ठीक, पेंडेंट्स हो गए, अदर यूज। तो इसके अलावा बहुत सारे इसके यूज हैं जो इम्पोर्टेंट, तो मैंने आपको बताए, ये भी आप याद कर सकते हो मन करे तो, वरना कोई विशेष ज़रूरी बात नहीं थी। डिस्ट्रीब्यूशन में अगर देखा जाए यहाँ पे, द फॉलोइंग लिस्ट गिव आ रफ ओवरव्यू ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ये मतलब स्पेसिफिक एरिया के अकॉर्डिंग इसमें स्पीसीज बताई गई हैं। ओशियंस, ओशियन स्पीसीज भी है कुछ इसमें, जनरा लगभग 50 से 70 जनरा ओशियन है। नॉर्थ अमेरिका में 20 से 26 जनरा आपको देखने को मिलेंगे। ट्रॉपिकल अमेरिका में 212 से 250 जनरा, और ट्रॉपिकल एशिया में सबसे ज़्यादा 260 से लेकर 300 जनरा आपको इसके देखने के मिलेंगे। ट्रॉपिकल अफ्रीका जो है इसमें 230 से 270 जनरा, और यूरोप एंड टेम्परेट एशिया जो है, देखो जो ट्रॉपिकल एरिया है ना, उसमें डाइवर्सिटी वैसे भी सबसे ज़्यादा होती है, सिर्फ इन्हीं प्लांटों की नहीं, कोई भी प्लांट हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, इवन प्लांट ही नहीं, जंतुओं की भी, अगर एनिमल्स की भी डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है, तो उष्ण कटिबंधीय होता है ना, हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं, क्षेत्र, वहाँ सबसे ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी। ठीक, डाइवर्सिटी जो है सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। तो यूरोप एंड टेम्परेट एशिया जो, वहाँ 40 से 60 जनरा देखने को मिलेगी। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बात करें तो इसमें लगभग 1000 जेनेरा है। ठीक, जेनेरा जो कि आपको याद रखना है। कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन पाए जाते हैं हर जगह, ज़्यादातर ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाएंगे और टेम्परेट में। ठीक, इसके अलावा हम बात करें तो इसमें लगभग 28,000 से लेकर 30,000 स्पीसीज रखी गई हैं। ठीक, और डिस्ट्रीब्यूशन जो इसका है, डिस्ट्रीब्यूशन वो कॉस्मोपॉलिटन है, कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इस फैमिली से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपका तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। मेरी जो है कुछ तबीयत इस समय ज़्यादा सही नहीं है, फीवर वगैरह आ गया था, इसीलिए मैं कोशिश करके किसी तरीके से मेडिसिन वगैरह लिया था तो कुछ
आराम था, इसलिए मैंने आपकी क्लास एक ले लिया। मैंने सोचा आप लोग फ्री रहोगे आज, कोई क्लास नहीं जाएगी, इसीलिए एक क्लास बना दिया हूँ। ठीक है, इसको आप लोग पढ़िएगा, एंजॉय करिए मस्त। और इसमें और भी बहुत सारी स्लाइडें हैं जो कि आपको मिल जाएंगी पीडीएफ फॉर्म में। जो मेन मटेरियल था वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। आप लोग मस्त पढ़ाई करिए, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।